गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय ये लेक्चर देख रहा है। नौ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई चैप्टर का लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम आज स्टार्ट करेंगे कि सप्लाई किस किस को मानना नहीं है, कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसे सप्लाई नहीं माना जाता है। तो यहीं से आपका जो टैक्स का प्लानिंग है वो स्टार्ट होता है कि जहाँ पे अगर सप्लाई नहीं है तो हम उसको टैक्स उस पर कैसे लगाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर कोई चीज़ सप्लाई मानी ही नहीं जाएगी तो उस पर ऑफकोर्स जीएसटी आएगा ही नहीं, वो यहीं से बाहर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि हमने अब तक क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट थे। पहला, सप्लाई का मतलब है सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन और फॉर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये तो होगी सप्लाई की मेन डेफिनेशन। उसके बाद हमने देखा था कि यहाँ पे जो सप्लाई का एक एलिमेंट है वो है कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही 4 ऐसी एक्टिविटीज़ भी थी जहाँ पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी हम मानेंगे कि वो सप्लाई ही है। वो 4 एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी? पहली थी परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। सेकंड नंबर पे थी रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर कोई होता है। थर्ड नंबर पे था प्रिंसिपल टू एजेंट या एजेंट टू प्रिंसिपल। उसके अलावा फोर्थ नंबर पे था कि जब आप बाहर से, यानी कि अगर आप किसी और देश से, किसी और टेरिटरी से अगर आप गुड्स लेकर के आते हो या सर्विसेज लेकर के आते हो और उस सिचुएशन में वो जो सर्विसेज लेकर के आ रहे हो, तो वहाँ पे वो जो बाहर की टेरिटरी है जहाँ से आप गुड्स लेकर के आ रहे हो, सर्विसेज लेकर के आ रहे हो, वहाँ से वो आपके रिलेटेड पर्सन है या फिर आपकी खुद की ही एक एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी सप्लाई के अंदर कि कौन कौन सी ऐसी सप्लाई है जो बिना कंसिडरेशन भी हम सप्लाई मानेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि गवर्नमेंट इन चीज़ों को, जो सप्लाई है उसको आपको बता सकती है कि इसे आपको गुड्स मानना है या सर्विस मानना है, उसको क्लियरिफाई कर सकती है। ऐसी हमने कुछ सर्विसेज देखी थी। उसके बाद आज हम यहाँ पे आ रहे हैं थर्ड टॉपिक पे, जिसमें है कि सप्लाई में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाएगी। उसमें हम एक बार एक पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, यानी कि सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है उसे भूल जाइए। एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3 में जो ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज्ड एज पब्लिक अथॉरिटी एज में बी नोटिफाइड, नोटिफिकेशन नंबर 14 और 16 2018 और नोटिफिकेशन 25/2019 by the government on the recommendation of GST Council shall be treated neither as supply of goods nor supply of सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन्स, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जो कि पब्लिक अथॉरिटी के रूप में भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी करती है, तो उसको भी हम जीएसटी के पर्पज़ में सप्लाई नहीं मानेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है। शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है सप्लाई नहीं मानी जाएगी। फर्स्ट नंबर पे आता है एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए, हमने जब शेड्यूल 1 देखा था, वहाँ पे हमने देखा था रिलेटेड पार्टी के अंदर 50,000 की एक एग्जम्पशन दी गई थी, एक बेनिफिट दिया गया था जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कोर्स में। तो वहाँ पे देखिए कि जब एम्प्लॉय को कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र करता है बिना किसी कंसिडरेशन के, तब उसे हम सप्लाई नहीं मानते हैं अप टू 50,000। अब ये जो 50,000 है, ये भी कब होना चाहिए? जब वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना हो, मतलब इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट ना हो, एम्प्लॉयमेंट के अलावा हो। अब यहाँ पे जो शेड्यूल 3 है उसमें क्या बोला है कि जो एम्प्लॉई सर्विसेज दे रहा है और उसके बदले में वो सैलरी चार्ज करता है, उसको हम सर्विस नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो इंडिया के अंदर कम से कम 10 करोड़ के करीब एम्प्लॉयमेंट होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, उन सब के ऊपर जीएसटी लगने लग जाएगा, क्योंकि अगर एम्प्लॉई की सर्विसेज पे जीएसटी लगाया गया तो। सेकेंड नंबर पे आता है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो यहाँ पे क्या गया, बोला गया कि जो कोर्ट की सर्विसेज है या जो ट्रिब्यूनल की सर्विसेज है जो कि किसी एक्ट के थ्रू बनाई गया है, किसी लॉ के थ्रू बनाई गया है, तो उस पर भी हम जीएसटी नहीं लगाए जाएंगे। जैसे जो कोर्ट है, जैसे अपना सेशन कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो ये कोर्ट हो गए, या ट्रिब्यूनल्स जैसे कि जो एनसीएलटी है वो कंपनी लॉ के अंदर बनाया गया है, या आईटीएटी है, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो ये इनकम टैक्स के अंदर बनाया गया। तो ऐसे जो ट्रिब्यूनल्स है जो एक लॉ के थ्रू बनाए गए हैं, है ना, उनके ऊपर अगर वो कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उनके ऊपर, और वो जो फीस चार्ज करते हैं उनके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, उनकी फ़ीस के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद आता है सर्विस परफॉर्म्ड बाय एमपी, एमएलए और मेंबर एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर कोई है, उसके द्वारा अगर कोई सर्विसेज परफॉर्म की जाती है, या फिर कोई चेयरपर्सन है, मेंबर है, या फिर डायरेक्टर है कोई ऐसी बॉडी का जो एस्टेब्लिश की गई है एक्ट के थ्रू, इन तीनों के द्वारा अगर कोई सर्विसेज परफॉर्म की जाती है तो
उनको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। जैसे MPMLA जो है वो संसद में देते हैं, उनको सैलरी मिलती है। मैं सैलरी नहीं कहूँगा क्योंकि वो एम्प्लॉय नहीं है, बट वहाँ पे उनको कुछ रेमुनरेशन मिलता है, कुछ पैसा मिलता है उस काम को करने के लिए, तो उस पर GST नहीं आएगा, उसको सर्विसेज नहीं माना जाएगा। फोर्थ नंबर पे है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, सेरिमोटेरियम और मोर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज, यानी कि किसी की अगर अंतिम संस्कार पे कोई सर्विस ली जाती है तो उस पर भी GST नहीं आएगा। फिफ्थ नंबर पे है सेल ऑफ लैंड, ठीक है, तो सेल ऑफ लैंड पे कभी भी GST नहीं आएगा और सेल ऑफ बिल्डिंग पे भी नहीं आएगा, एक्सेप्ट कौन सा, क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2। ये क्या था, ये हमने देखा था कि अगर कोई बिल्डिंग आप बनाते हो, इंटेंट फॉर सेल है अगर वो, और उसमें भी आपने जो है कंसिडरेशन पहले ले लिया था, तब आपके ऊपर बिल्डिंग में GST आता है। तो अगर वो ऐसा नहीं है तो हम मानेंगे कि इस पर सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर आप बिल्डिंग को सेल करते हो, सेल ऑफ लैंड को तो हम मानेंगे ही नहीं सप्लाई। बाकी अगर आप सेल ऑफ बिल्डिंग कर रहे हो तब भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट क्लॉज 5B, ठीक है, क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5। नेक्स्ट है हमारा एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। तो एक्शनेबल क्लेम की अगर आप सप्लाई करते हो तो उसको भी हम सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कौन कौन से, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है, इन तीनों को छोड़ के हुए बाकी को हम सप्लाई नहीं मानेंगे क्योंकि इन पे तो हम GST चार्ज करेंगे। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इंडिया के अंदर कोई पर्सन है और वो यहाँ से बातें करता है कि USA का किसी पर्सन से बोलता है कि वो आप वहाँ से माल भेजो और सीधे चाइना भेज दो, ठीक है, तो वो USA से सीधा चाइना अगर माल भेजता है, मान लीजिए जैसे ये USA, ये चाइना और ये हमारा इंडिया, तो यहाँ से अगर कोई पर्सन कॉल करता है USA के पर्सन को कि आप यहाँ से डायरेक्ट माल भेज दो चाइना में, और ना, तो ये जो सेल हुई है यहाँ पे इस पर GST नहीं लगाया जाएगा क्योंकि एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, इंडिया में माल आया नहीं, वो डायरेक्ट वहाँ पे गया, तो उसके ऊपर GST की पावर सरकार के पास वैसे है भी नहीं, बट सरकार ने यहाँ से भी हटा दिया है कि हम GST यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद आता है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये इंडिया है और USA से कोई माल यहाँ पे आया, और यहाँ पे जब आप कस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब भी यहाँ पे माल आता है तो ऐसे नहीं है कि आप सीधे उनको ले जा सकते हो, आपको यहाँ पे इनके जो वेयर हाउस है वहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है, आप चाहो तो डायरेक्ट ले जा सकते हो, बट वहाँ पे अपन डिटेल में प्रोसीजर पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है। बट मान लीजिए कि यहाँ पे आपने जो कस्टम के ही वेयर हाउस है वहाँ पे रखे हुए हैं, और वहाँ पे रख करके आपने क्या किया कि मैं आऊँगा 15-20 दिन बाद में आकर के हम इनको कस्टम ऑफिसर से छुड़वा लेंगे, ठीक है, हम वहाँ पे GST ड्यूटी वगैरह का पेमेंट करके इनसे छुड़वा लेंगे, बट अब यहाँ पे रखे हुए थे, ठीक है, अब आप अंदर ही अंदर किसी और पर्सन को, इंडिया के ही किसी और पर्सन को वो गुड्स बेच देते हो। आप बोलते हो कि ये देखो ये डॉक्यूमेंट है, आप इन डॉक्यूमेंट को ले जा करके GST ड्यूटी वगैरह का पे करके आप उन गुड्स को छुड़वा सकते हो। तो एक काम करो, आप मेरे से डायरेक्ट ये गुड्स ले लो। तो अगर ये जो गुड्स है जो कि वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, उनको अगर डायरेक्ट सेल हो जाता है विदाउट क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, यानी कि आप घर में लेकर के नहीं आते हो, आप अपनी शॉप में लेकर के नहीं आते हो, वहीं पे वेयर हाउस में पड़े हुए हैं, और वहीं से अगर आप इनको बेच देते हो तो उसके ऊपर कोई भी GST जो है वो नहीं आएगा। ये पर्सन डायरेक्ट वहाँ जाएगा और जिस तरीके से ये पर्सन उनको छुड़वाता उस तरीके से ये पर्सन भी वहाँ जा करके छुड़वा लेगा। और दूसरा है हाई सी सेल। हाई सी सेल का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि ये इंडिया है और कोई गुड्स जो है वो USA से इंडिया में आ रहा था। अब जब यहाँ पे था, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे था, तभी अचानक जो ये पर्सन दिल्ली का था उसने मुंबई वाले पर्सन को वो माल जो है बेच दिया कि मेरा एक USA से माल आ रहा है और वो इंडिया में आएगा, तो आप एक काम करिएगा, वो माल आप खुद रख लीजिएगा, ठीक है। उसने ऑर्डर दिया था तो उसने कहा कि आप USA से जो एकदम ताज़ा माल आ रहा है आप वो रख लीजिएगा, ठीक है, एकदम नया जो है माल आ रहा है। तो इस तरीके से जो हाई सी सेल हुआ, यानी कि जब सी के अंदर था, समुद्र के अंदर था माल, उसी समय अगर उसका कोई सेल हो जाता है तो उस जो सेल है, उस जो सप्लाई है, उस पर भी GST नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने शेड्यूल 3 के अंदर 8 एक्टिविटीज़ देखी, एक बार वापस उनको रिवाइज कर देते हैं। जब एम्प्लॉयर को सर्विस देता है पहला, दूसरा कोर्ट ट्रिब्यूनल की सर्विसेज, तीसरा MP MLA MLC या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कोई बैठा है, या फिर चेयरपर्सन मेंबर और डायरेक्टर है बॉडी एस्टैब्लिश बाय एन एक्ट की, या फिर फ्यूनरल, ब्यूरल, सेरेमोटेरियम, मॉर्चरी और इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज पर्सन, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग एक्सेप्ट शेड्यूल 2 का पैराग्राफ 5 क्लॉज B। उसके अलावा एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, और उसके अलावा नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, उसके अलावा वेयर हाउस सेल और हाई सी सेल। तो ये हमारी 8 एक्टिविटीज़ 9 एक्टिविटीज़ हो गई, जिनमें 8 हमने पैराग्राफ पढ़े थे, इसमें 2 पैराग्राफ हमारे हैं। तो इस तरीके से शेड्यूल 3 आती है जिन पे सप्लाई नहीं माना जाएगा और जिनको हम जो है GST पर्पज़ के लिए बाहर रखेंगे। उसके बाद आता है
की कन्वर्जन। ये एक अलग से रूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, और ये पावर ये देता है कि अगर सरकार कभी भी चाहे तो वो लग रहा है आपको गुड्स है बट उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बता सकती है, और आपको लग रहा है कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस है बट उसे चाहे तो सप्लाई ऑफ गुड्स बता सकती है। ठीक है, तो ये उसके पास एक पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ये जो पावर है वो बाय नोटिफिकेशन वो इश्यू कर सकती है कि हम इसको गुड्स नहीं सर्विसेज मानेंगे, और आपको वो ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि ये लो है। तो इस तरीके से इन्होंने पावर रखा है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ है कि जो ये बताए कि ये गुड्स नहीं सर्विसेज है और ये सर्विस नहीं गुड्स ही माना जाएगा। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आता है टाइप ऑफ सप्लाई में। ठीक है, सप्लाई का ही एक पार्ट है टाइप ऑफ सप्लाई। नाउ टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर क्या है कि सप्लाई को मेनली टू पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सिंगल सप्लाई, यानी कि जहाँ पे एक बिल दिया जा रहा है, उसमें एक गुड्स है और उस एक गुड को आपको दिया जा रहा है। ठीक है, एक गुड्स है या एक सर्विस है, तो इस तरीके से वो होता है सिंगल सप्लाई, जहाँ पे उसकी अलग वैल्यू लिखी हुई है, अलग अलग टैक्स अमाउंट लिखा हुआ है और बाकायदा उसको अलग से सेपरेट दिया गया है। अगर एक ही बिल में 3-4 दिए गए हैं तो उन सबकी वैल्यू अलग लिखी गई है, उन सबका GST अलग लिखा गया है, उनकी क्वान्टिटी अलग लिखी गई है। तो अगर ये सब है तो वो सिंगल सप्लाई में आता है। लेकिन बंडल सप्लाई, जहाँ पे एक गुड्स या एक सर्विस ना देकर के एक से ज़्यादा गुड्स या एक से ज़्यादा सर्विस या एक गुड एक सर्विस दिया जाता है, ऐसे सिचुएशन में उसे बंडल सप्लाई कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको फ़ोन प्लस चार्जर दिया गया, या आपके टूथपेस्ट प्लस जो टूथब्रश है वो दिया गया, या फिर आपके तेल जो बालों में लगाने का होता है वो, हेयर ऑयल प्लस जो है आपको दिया गया, हेयर ऑयल के साथ मान लीजिए कंघी आपको दी गई। तो इस तरीके से अगर ये दिया जा रहा है कि कोई भी गुड्स दिया जा रहा है या सर्विसेज दी जा रही है, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर जो है कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसके साथ एक सर्विस और फ्री दे दी। मान लीजिए जो कार वॉशिंग के साथ आपको प्लस आपको मान लीजिए कोई भी सर्विस, कोई और सर्विस भी यहाँ पे जो भी दी जाती हो वो दी जा रही है। तो इस तरीके की अगर सर्विस प्लस सर्विस दी जा रही है, गुड्स प्लस गुड्स दिया जा रहा है या सर्विस प्लस गुड्स दिया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे हम बंडल सप्लाई कहते हैं। अब बंडल सप्लाई के अंदर क्या रूल है, क्योंकि देखिए बंडल सप्लाई को हमेशा तभी मानना है जब वो उनका जो है ना, तब उनका जो प्राइस जो है एक ही बिल के अंदर वो लगाया जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें किस तरीके से इनको ट्रीट करना है, तो देखिए बंडल सप्लाई में इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कंपोजिट सप्लाई एंड सेकंड होता है मिक्स सप्लाई। दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट है और दोनों क्या होते हैं इसको हम समझते हैं। कंपोजिट सप्लाई कंप्रेजिंग टू और मोर सप्लाईज ऑन विच out of one of which is प्रिंसिपल सप्लाई सेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सच प्रिंसिपल सप्लाई। तो देखिए कंपोजिट सप्लाई का ट्रीटमेंट ये यहाँ पे ये बताया कि कंपोजिट सप्लाई के अंदर जो प्रिंसिपल सप्लाई होगी हम उसके हिसाब से सब कुछ मान के चलेंगे। अगर प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स है तो गुड्स मानेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई अगर सर्विस है तो सर्विस मानेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जो भी रेट होगा वो लगाया जाएगा और प्रिंसिपल सप्लाई का ही हम चीज़ें फॉलो करेंगे, रूल फॉलो करेंगे। हर चीज़ प्रिंसिपल सप्लाई को मान के चलेंगे, हम उसे अदर सप्लाई को इग्नोर कर देंगे इस तरीके से। मिक्स सप्लाई के अंदर जब टू और मोर सप्लाई होता है तब जो भी हाईएस्ट रेट है उसको हम मान के चलेंगे। जैसे अगर गुड्स प्लस सर्विस है तो जिसकी भी रेट हाई होगी उसको मान के चलेंगे कि वो चीज़ है। जैसे अगर गुड्स की रेट हाई है तो गुड्स है, सर्विस की रेट हाई है तो सर्विस है। उसके अलावा जैसे गुड्स की रेट अगर हाई है तो गुड्स मान के चलेंगे, प्लस उसका जो भी आगे ट्रीटमेंट होगा वो भी गुड्स के थ्रू ही होगा और होल जो वैल्यू है वो क्या होगा, हाईएस्ट रेट के हिसाब से उसको टैक्सेबल किया जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये हमने देखा कंपोजिट और मिक्स। अब इनका मतलब समझते हैं कि कंपोजिट सप्लाई होता क्या है और मिक्स सप्लाई होता क्या है। तो देखिए कंपोजिट सप्लाई का मतलब होगा कि जहाँ पे टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई आप दे रहे हैं, यानी कि टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए विच आर नेचुरली बंडल। अब नेचुरली बंडल का मतलब जो कि आम बोलचाल की भाषा में ये है कि बिजनेस के अंदर, आम बिजनेस के अंदर ऐसा हो रहा हो कंटिन्यूटी में। जैसे मोबाइल फ़ोन के साथ चार्जर जो है वो आता है, लेकिन अगर फ़ोन के साथ आप दे रहे हो, मान लीजिए कि फ़ोन के साथ आप दे रहे हो सेल्फ स्टिक दे रहे हो तो वो भी चलो ठीक है, एक चल जाता है। बट अगर आप फ़ोन के साथ दे रहे हो, मान लीजिए कि आप मेकअप किट दे रहे हो तो ये है ना बिजनेस के अंदर नहीं चलता। तो ऐसे में हम इसे कंपोजिट सप्लाई नहीं कहेंगे। तो जो बिजनेस के अंदर ठीक है चल रहा है और इन कंजक्शन विथ ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के स्थान पे मतलब होना चाहिए, ठीक है, इन कंजक्शन विथ ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब हो गया कि उनमें से एक का जो है डोमिनेंस होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ फ़ोन और चार्जर की बात करो तो फ़ोन का डोमिनेंस है, ठीक है, फ़ोन एक मेन गुड है और चार्जर एक जो है सब्स्टिट्यूट गुड है कि चलो ठीक है ये आ रहा है इसके साथ, ऐसा नहीं है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है, इन दोनों का डोमिनेंस है एक का, तो वो प्रिंसिपल सप्लाई है। जबकि मिक्स सप्लाई के अंदर क्या होता है, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई मेड इन कंजक्शन विद ईच अदर बाई ए टैक्सेबल पर्सन, यानी कि दो या दो से ज़्यादा सप्लाई जिनको एक साथ जोड़ के बेच रहे हैं फॉर ए सिंगल प्राइस। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए कि जब
दो या दो से ज़्यादा सप्लाई सिंगल प्राइस पे दिया जा रहा है, ठीक है, अगर उनकी अलग अलग प्राइस दिखा दी बिल में तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर उनको सिंगल प्राइस में दिया जा रहा है तब उसे मिक्स सप्लाई में दिया जाएगा, और वो सप्लाई कंपोजिट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी दो सप्लाई जिनको जिनको सिंगल प्राइस में अगर दिया जा रहा है तब उसे मिक्स सप्लाई हम बोलेंगे, और उनमें से कोई भी ऐसी कंपोजिट सप्लाई नहीं होना चाहिए तो हम उसे मिक्स सप्लाई बोलेंगे। हमने देख लिया कंपोजिट सप्लाई के अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल जो सप्लाई है उसको हम मान के चलते हैं, और मिक्स सप्लाई के अंदर जो भी हाईएस्ट रेट है वो ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद कंप्यूटर सप्लाई को मैंने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया कि जहाँ पे 2 और मोर सप्लाई जो है वो दी जानी चाहिए। उसके बाद में उनको बोला है कि वो नेचुरली बंडल होना चाहिए, एंड थर्ड नंबर पे है कि उसको ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप ही ऐसा नहीं कर रहे हो, बाकी कई सारे बिजनेस के जो है आपके कंपटीटर्स है या आपके जो भी सब्सटीट्यूटर्स है वो भी ऐसा काम कर रहे हो। उसके अलावा फोर्थ नंबर पे है कि उसमें से एक जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। प्रिंसिपल यानी कि प्री डोमिनेंट सप्लाई होनी चाहिए, उसका प्री डोमिनेंट होना चाहिए, उसका एक डोमिनेंस दिखना चाहिए कि हाँ ये सप्लाई इसके साथ आ सकती है। जैसे अगर आप बात करो तो फ़ोन के साथ चार्जर हो गया तो वो फ़ोन का एक डोमिनेंस दिख रहा है। एंड नाउ लास्ट है कि वो जो प्राइस है अगर वो चाहे तो सिंगल चार्ज कर सकते हैं या अगर सेपरेटली चार्ज किया जा रहा है तब भी हम उसे कंपोजिट सप्लाई मानेंगे और प्रिंसिपल सप्लाई को के हिसाब से हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आज का टॉपिक और सप्लाई का टॉपिक भी खत्म होता है, आज का वीडियो लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे।